हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है साउंड यानी ध्वनि पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, ये चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से भी मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों, जो हमने ये साइंस की सीरीज चलाई हुई है, ये सिर्फ नवोदय विद्यालय के लिए ही नहीं बल्कि जो आपका NMMS का एग्जाम होता है और जो सैनिक स्कूल जिसमें भी 8th क्लास की साइंस का सिलेबस है, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे साउंड एंड इट्स प्रोपेगेशन यानी ध्वनि क्या होती है और इसका संचरण किस प्रकार होता है। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों कुछ टर्म्स पढ़ेंगे साउंड से रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी यानी आवर्तकाल तथा आवर्ती के बीच संबंध पढ़ेंगे। फिर हम साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे यानी इसके कुछ अभिलक्षण पढ़ेंगे। फिर हम रेंज ऑफ हियरिंग यानी श्रव्यता की परिसीमा के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, प्राश्रव्य तरंगे हैं, उनके उपयोग पढ़ेंगे। फिर हम नॉइज और म्यूजिक के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। फिर हम ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम दोस्तों ह्यूमन ईयर मानव कान के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम मानव कान की जो संरचना है, स्ट्रक्चर और इसकी वर्किंग यानी कार्यविधि के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पढ़ते हैं ध्वनि के बारे में। साउंड क्या होती है? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन इन एन ऑब्जेक्ट। द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड्स। दोस्तों, साउंड क्या है, ध्वनि क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी की फॉर्म है यानी ऊर्जा का एक प्रारूप है। दोस्तों, एक एक लाइन को आपने अच्छे से समझना है क्योंकि एक एक लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साउंड क्या है दोस्तों? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एक क्या है? एक प्रकार की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स, जो कि दोस्तों हमारे कान में या कोई भी प्राणी है उसके कान में पड़ने से एक क्या है दोस्तों, सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है यानी सेंसेशन ऑफ हियर प्रोड्यूस करती है। तो ध्वनि एक दोस्तों क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और दोस्तों, एक बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है, ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन इन एन ऑब्जेक्ट। यानी दोस्तों जब साउंड क्या है, किसके कारण प्रोड्यूस होती है? जब किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होती है तभी क्या है दोस्तों साउंड प्रोड्यूस होती है। बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। तो दोस्तों, साउंड का जो मेन कारण है वो क्या है? वाइब्रेशन है यानी कि कंपन है। तो आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों द साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशंस इन वोकल कॉर्ड्स। अगर हम दोस्तों मानव की बात करें, मनुष्यों में ध्वनि कहाँ से प्रोड्यूस होती है? अब आपको ये तो पता चल गया दोस्तों ध्वनि क्यों प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन के कारण। तो हम बोलते हैं दोस्तों, तो वो वाइब्रेशन कहाँ होती है, किस जगह से ध्वनि उत्पन्न होती है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ह्यूमंस में वोकल कॉर्ड होती है दोस्तों, जो आपके गला है वहाँ पे होता है, वाक रज्जु इसको बोलते हैं। इसी में से दोस्तों क्या है? ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन होने की वजह से। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 3 पॉइंट दोस्तों, एक तो साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि सेंसेशन ऑफ हियर प्रोड्यूस करती है कानों में। दूसरा दोस्तों, जो साउंड है वो कब प्रोड्यूस होती है, किसके कारण प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन के कारण प्रोड्यूस होती है। और ह्यूमन की बात करें दोस्तों, ह्यूमन में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो कहाँ से होती है? वोकल कॉर्ड यानी वाक रज्जु से। तो तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रोपागेशन ऑफ साउंड यानी ध्वनि का संचरण। दोस्तों, द पाथ थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स इज कॉल्ड मीडियम। यानी दोस्तों वह पथ जहाँ से ध्वनि होकर निकलती है यानी वहाँ जहाँ से ध्वनि जो पास करती है, ट्रैवल करती है, उस पाथ को हम मीडियम कहते हैं। और दोस्तों अगर लाइट की बात करते हैं, जिस पाथ से लाइट ट्रैवल करती है उसे भी हम मीडियम कहते हैं। मीडियम दोस्तों माध्यम को कहते हैं। माध्यम जिस मीडियम से जहाँ से कोई भी, चाहे वो लाइट हो चाहे वो साउंड हो, वो ट्रैवल करती है तो उसे हम मीडियम कहते हैं। और दोस्तों जो मीडियम होता है, माध्यम होता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो साउंड होती है, ध्वनि है, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में से क्या है? पास कर जाती है, ट्रैवल कर सकती है। और दोस्तों एक होता है दोस्तों वैक्यूम, निर्वात जिसे हम बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। वैक्यूम यानी निर्वात,
वैक्यूम में से दोस्तों साउंड ट्रैवल नहीं करती। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और वो मीडियम दोस्तों सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों साउंड ट्रेवल्स थ्रू ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। ये तो आपको पता चल गया कि मैटर के सभी स्टेट्स, तीनों अवस्थाओं में से, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में से पास कर जाती है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड एंड लीस्ट इन गैसेज। और जो मेन बात है दोस्तों कि साउंड की जो वेलोसिटी है हर मीडियम में दोस्तों अलग अलग होती है। साउंड का जो स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, वेग है जो, वो हर मीडियम में अलग होता है। और मैक्सिमम किस में होता है दोस्तों? सॉलिड में होता है। और सबसे कम किस में होता है? गैस में। सबसे ज़्यादा दोस्तों सॉलिड में, फिर लिक्विड में कम, और गैस में सबसे कम इसकी स्पीड होती है। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों ध्वनि से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ पद हैं, उनके बारे में। तो दोस्तों किसी माध्यम में तरंग के संचारण को पूर्ण रूप से समझने के लिए नीचे दिए गए पदों को जानना आवश्यक है। अगर दोस्तों आप ध्वनि के बारे में जानना चाहते हो, इसके संचरण के बारे में जानना चाहते हो, तो कुछ टर्म्स है इससे रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है दोस्तों? आयाम, यानी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक वेव बना के दिखा देता हूँ। दोस्तों वेव है जो, तरंग कह लो या वेव कह लो, वो इस टाइप से होती है। साउंड वेव हो या कोई भी वेव हो, वो इस टाइप से होती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना है आपको? एम्पलीट्यूड बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मीन पोजीशन होती है। क्या होती है? मीन पोजीशन, जिसके मतलब आगे पीछे या टू एंड फ्रो कह लो, ये जो वेव है वो मतलब चलती है, कंपन करती है, वाइब्रेट करती है। तो एक मीन पोजीशन है जिसके चारों तरफ मतलब आगे पीछे ये टू एंड फ्रो कह लो, ये वाइब्रेट करती है। तो इस मीन पोजीशन से जो वेव कितना ऊपर या कितने नीचे जाती है, जो ये डिस्टेंस होती है दोस्तों, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? कोई भी वाइब्रेशन है तो वाइब्रेशन से क्या होगा दोस्तों? वेव पैदा होगी, और ये वेव है दोस्तों, ये मीन पोजीशन होगी। तो इस मीन पोजीशन से जो वेव है वो कितना नीचे कितना ऊपर जाती है, जो ये डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब दोस्तों ये जो एम्पलीट्यूड है ये ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं ये वाली वेव बनाऊँ तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड कितना ज़्यादा हो गया। और ये दोस्तों एम्पलीट्यूड है ये कम भी हो सकता है। तो जो डिस्टेंस है दोस्तों, जैसे अगर मैं ये वाली वेव बनाऊँ तो इसमें आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड कम है। तो इसी डिस्टेंस को मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की या वाइब्रेशंस की, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, द एम्पलीट्यूड डिस्क्राइब्स हाउ मच फार एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन। यानी जो ये सेंट्रल पोजीशन है, इससे जो वेव है कितनी दूर गई, इसी को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी कि आयाम कहते हैं। तो दोस्तों आयाम तो आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की, यानी आवर्तकाल की। आवर्तकाल क्या होता है? द टाइम पीरियड टी इज टेकन, टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। दोस्तों एक कंपन पूरा करने के लिए लिए गए समय को हम आवर्तकाल कहते हैं, और इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों मान लो ये क्या है? कंपन, इसमें वेव बन गई कंपन की वजह से। तो यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक एक कंपन होता है, एक वेव कहलाती है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड वेव, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड मतलब थर्ड वेव। तो एक कंपन को करने में कितना टाइम लिया गया, यानी यहाँ से यहाँ तक जो कंपन हुआ है, इस कंपन को होने में कितना समय लगा, उस टाइम को हम आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये आपको याद रखना दोस्तों कि एक कंपन को पूरा करने में जो समय लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति। ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होनी चाहिए। द फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या। यानी दोस्तों ये क्या है हमारा? ये दोस्तों वेव थी, वाइब्रेशन थी। तो एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हुई? यहाँ तक एक वाइब्रेशन, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, फिर ये पाँच। तो एक सेकंड में जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं, उन वाइब्रेशंस की संख्या, उन ओसिलेशंस की संख्या या उन कंपनों की संख्या को ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब दोस्तों फ्रीक्वेंसी को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, छोटे एफ से। और इसकी जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, वो उसका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। इसको HERTZ हर्ट्ज कहते हैं, हर्ट्ज। और HZ से इसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे सेंटीमीटर को CM लिख देते हैं, तो हर्ट्ज को HZ लिखते हैं। तो इसकी यूनिट है दोस्तों, ये भी आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। और इसको F से डिनोट करते हैं। और मैं एक बार दोबारा बताता हूँ क्या होता है कि एक सेकंड में
कितनी ओसिलेशंस हुई, 1 सेकंड में कितनी ओसिलेशंस हुई, उनकी संख्याओं को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर 1 सेकंड में सिर्फ एक बार कंपन करती है कोई ऑब्जेक्ट तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी, और अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 बार कंपन करती है तो एक बार में कितनी, 1 सेकंड में कितनी 20 हुई तो उसकी आवृत्ति 20 हो जाती है। तो इसी प्रकार दोस्तों 1 सेकंड में जितनी भी वाइब्रेशंस होंगी वो उस ऑब्जेक्ट की उस वाइब्रेशन की हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो दोस्तों ये तीनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं दोस्तों कि आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल और इनवर्स ऑफ इट्स टाइम पीरियड। यानी दोस्तों एक तरंग का जो आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड होता है, वो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम होता है। यानी f बराबर 1/t, f बराबर 1/t, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम पीरियड। तो आवृत्तियाँ दोस्तों वो 1 आवर्तकाल के बराबर होता है। या फिर दोस्तों t को उस साइड ले जाएंगे और f को इस साइड लेके आएंगे तो t बराबर 1/f भी हम लिख सकते हैं। यानी आवर्तकाल बराबर 1 आवृत्ति या फिर आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों दोस्तों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल होते हैं, आपको याद रखना है। और इससे क्वेश्चन आ चुका है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जिस अनुपात में फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में दोस्तों जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है, या जिस अनुपात में टाइम पीरियड को बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों एक फॉर्मूला आपको और याद होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी और इसकी वेवलेंथ। v अगर वेलोसिटी है, n फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है तो v बराबर n लैम्डा होता है। यानी कि ध्वनि की चाल किसके बराबर होती है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य, तो इसके बराबर होती है। और तरंग दैर्घ्य यानी कि वेव लेंथ, वेव की लेंथ, जो ये वेव बनती है दोस्तों मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये दोस्तों वेव बनी तो एक वेव की लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव होगी तो जो ये लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये लेंथ है इतनी, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो आवृत्ति गुना वेवलेंथ किसके बराबर होता है, ध्वनि की चाल के बराबर होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ध्वनि के अभिलक्षण, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा चांस है कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए। देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड by which it can be recognized. These are loudness, pitch and quality. दोस्तों ध्वनि की 3 प्रॉपर्टीज हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है लाउडनेस यानी प्रबलता, पिच यानी तारत्व और क्वालिटी यानी गुणता। ये 3 इसकी दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से जो पूरे साउंड है उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लाउडनेस की। लाउडनेस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लाउडनेस, इससे क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। तो लाउडनेस क्या होता है दोस्तों, loudness of a sound depends on the amplitude of vibrations of vibrating body. The loudness is expressed in a unit called decibel. तो loudness क्या है दोस्तों, प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर कोई भी ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती है। प्रबलता की इकाई डेसिबल होती है। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ जो साउंड्स होती हैं, कुछ ध्वनियाँ वो धीमी होती हैं, कुछ ध्वनियाँ दोस्तों बहुत ही क्या होती हैं, तेज होती हैं और मतलब कि भारी होती हैं। तो कोई भी धीमी जो ध्वनि है, आवाज़ है, वो धीमी या तेज को जो दर्शाता है फैक्टर, उसको हम क्या कहते हैं, प्रबलता कहते हैं। यानी दोस्तों अगर कोई आवाज़ धीमी है तो हम कहेंगे कि वो कम प्रबल है, यानी उसकी लाउडनेस क्या है, कम है। अगर कोई आवाज़ दोस्तों क्या है, बहुत ही तेज है तो हम कहेंगे कि उसकी लाउडनेस क्या है, ज़्यादा है। तो लाउडनेस किसको मापता है दोस्तों कि कोई मतलब आवाज़ है, ध्वनि है, वो धीमी है या तेज है। और ये किस पे डिपेंड करता है दोस्तों कि कोई आवाज़ धीमी या तेज होगी, उसकी एम्पलीट्यूड पे, जो वाइब्रेशन है दोस्तों उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है कि जो आवाज़ है वो धीमी होगी या तेज होगी। और एक बात आपको याद रखना दोस्तों, जो लाउडनेस है, प्रबलता है, इसको हम किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। इसकी यूनिट, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लाउडनेस की यूनिट क्या होती है, डेसिबल होती है, आपको याद रखना है। तो एक बार दोबारा बताता हूँ दोस्तों, लाउडनेस क्या है, पहले तो किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। इसकी यूनिट क्या होती है, डेसिबल। और इससे क्या पता चलता है कि कोई आवाज़ है वो कितनी धीमी है या तेज है। और ये किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब दोस्तों अभी आपको बताया था, जो ये डिस्टेंस होती है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो किसी भी आवाज़ का अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ, एम्पलीट्यूड दोस्तों ज़्यादा हुआ तो उसकी जो मतलब प्रबलता है, लाउडनेस है, वो ज़्यादा होगी। और दोस्तों अगर एम्पलीट्यूड कम हुआ तो प्रबलता क्या है, कम होगी, यानी कि आवाज़ बहुत ही कम होगी। अब जैसे दोस्तों जो आप मतलब
फुसफुसाते हो, आपस में बात करते हो आराम से, तो उसकी प्रबलता कम होती है लाउडनेस। अगर कोई दोस्तों स्पीकर चला रखे हैं या गाने सुन रहे हैं स्पीकर से, तो उसकी क्या प्रबलता बहुत ही ज़्यादा होगी। तो प्रबलता दोस्तों किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। व्हेन स्टार स्ट्रिंग इज प्लग्ड लाइटली देन इट वाइब्रेट्स विद स्मॉल एम्पलीट्यूड एंड प्रोड्यूस ए फेंट ऑफ साउंड। On the other hand, when star string is plucked hard, then it starts vibrating with a large amplitude or produces a loud sound। यानी दोस्तों सितार आपने देखा होगा, जब उसकी तार को स्ट्रिंग को हम धीरे से क्या करते हैं, खींचते हैं, प्लक करते हैं, तो उसमें से बहुत ही कम एम्पलीट्यूड की क्या है साउंड प्रोड्यूस होती है और आवाज़ भी थोड़ी ही धीमी आती है। लेकिन दोस्तों जब उसकी तार को ज़ोर से खींचा जाता है, तब क्या होता है, उसकी जो मतलब जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है, उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है और आवाज़ भी दोस्तों भारी आती है, लाउड आती है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है क्या, लाउडनेस। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट। ये तो आपको पता चल गया कि किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। और कैसे डिपेंड करती है, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय साउंड। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो लाउडनेस है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपको याद रखना दोस्तों, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लाउडनेस। इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, पहली बात तो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। दूसरा दोस्तों एम्पलीट्यूड पे भी कैसे डिपेंड करती है, आपसे पूछेंगे कि किसी भी साउंड का ये वेव का एम्पलीट्यूड है वो दुगना कर दिया, एम्पलीट्यूड दोस्तों दुगना कर दिया, तो लाउडनेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों जब इसको डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो लाउडनेस कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड को 2 गुना करेंगे तो जो लाउडनेस है वो 4 गुना हो जाएगी, आपको याद रखना है। और 3 गुना करेंगे तो 3 3 9 गुना हो जाएगी। तो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, लाउडनेस। ये भी आपको याद रखना है। यूनिट भी याद रखना है दोस्तों, किस में मापा जाता है इसको, डेसिबल में। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। जब आप सांस लेते हो नॉर्मल, तो उसकी लाउडनेस कितनी होती है, 10 डेसिबल। जब आप क्या करते हो, फुसफुसाते हो, आपस में नॉर्मल बात करते हो, तो वो उसकी मतलब क्या होती है, लाउडनेस 30 डेसिबल। अगर हम सिंपल बात करते हैं, ये तो फुसफुसाना हुआ, ये तो 30 डेसिबल का। लेकिन जब आप नॉर्मल बात करते हो यार दोस्तों के साथ, तो उसकी लाउडनेस कितनी होती है, 60 डेसिबल। और अगर ट्रैफिक की बात करें, जो बिजी ट्रैफिक होता है, तो वहाँ पे कितनी लाउडनेस होती है, 70 डेसिबल। और जो फैक्ट्री वगैरह चलती हैं, उनकी जो आवाज़ आती है उसकी वो कितनी होती है दोस्तों, 80 डेसिबल तक की होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि किसकी साउंड कितने डेसिबल तक की होती है। नॉर्मल कन्वर्जेशन हमारी 60 डेसिबल और ब्रीथिंग 10 डेसिबल। सॉफ्ट विस्पर करेंगे यानी सिंपली फुसफुसाहट होगी तो 30 डेसिबल। बिजी ट्रैफिक 70 और एवरेज फैक्ट्री की जो आवाज़ होती है वो 80 डेसिबल तक की होती है। तो भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि लाउडनेस के बारे में आपको पता चला होगा। सेकंड है दोस्तों पिच यानी तारत्व। पिच यानी तारत्व, द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच डिफरेंशिएट बिटवीन साउंड ऑफ सेम लाउडनेस इज नोन एज पिच ऑफ साउंड। तो दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों पिच, पिच यानी तारत्व। इसमें क्या है दोस्तों, अगर मान लो 2 साउंड्स हैं जिनकी लाउडनेस सेम है, लाउडनेस तो दोस्तों सेम है, तो दूसरी प्रॉपर्टी जो पिच है दोस्तों, वो उन दोनों साउंड्स में क्या डिफरेंशिएट करती है, यानी कि वो बताएगी कि कौन सी आवाज़ मोटी है, कौन सी पतली है। तो पिच का काम क्या है दोस्तों, ये बताना कि कौन सी आवाज़ मोटी होगी, कौन सी पतली होगी। जो पतली आवाज़ होती है दोस्तों उसकी पिच ज़्यादा होती है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और जो आवाज़ मोटी होती है उसकी पिच क्या होगी दोस्तों, कम होगी। यानी पिच कम होने से ध्वनि मोटी हो जाती है और पिच ज़्यादा हो जाने से जो ध्वनि है वो पतली हो जाती है, भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों तारत्व का गुण आपको पता चल गया कि तारत्व यानी पिच क्या है, जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होना पता चलता है। धीमा और भारी, धीमा होना और लाउड होना अलग है, पतला होना और मोटा होना दोस्तों अलग है। धीमे का मतलब है दोस्तों कम आवाज़ आना, धीमा का मतलब क्या होता है, कम आवाज़ आना, जो कि लाउडनेस पर डिपेंड करता है। लेकिन पतली और मोटी आवाज़ का मतलब क्या है दोस्तों, अगर आप सीटी बजाते हो तो सीटी की आवाज़ तीखी होती है, पतली होती है। लेकिन जब आप ड्रम बजाते हो तो उसकी आवाज़ दोस्तों क्या भारी होती है, मोटी होती है। तो ये है मोटी आवाज़ और पतली आवाज़। और धीमी और उसका मतलब अलग है दोस्तों कि कम आवाज़ और ज़्यादा आवाज़। तो पिच से क्या पता चलता है ध्वनि मोटी है या पतली है। अब दोस्तों आपने देखा होगा पुरुषों की आवाज़ की अपेक्षा स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है, अर्थात उच्च तारत्व की होती है। यानी दोस्तों मेल की जो आवाज़ है वो उसकी पिच कम होती है, लेकिन फीमेल की अगर बात करें तो उनकी आवाज़ की जो पिच है वो ज़्यादा होती है। यानी जो पिच ऑफ साउंड क्या है दोस्तों, हाई होती है, किसकी,
फीमेल की, क्योंकि उनकी पतली आवाज़ होती है। जितनी पतली आवाज़ उतनी पिच ज़्यादा, और जितनी आवाज़ भारी होगी मोटी होगी उतना पिच कम होगा, ये भी आपको याद रखना है। जैसे जैसे दोस्तों स्रोत की आवृत्ति बढ़ती है वैसे वैसे ध्वनि का तारतम्य भी बढ़ता है। और पिच किस पे डिपेंड करती है दोस्तों? पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे, आपको याद रखना है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है पिच। और लाउडनेस किस पे डिपेंड करती थी? एम्पलीट्यूड पे, आयाम पे। तो ये भी आपको याद रखना है। तारतम्य किस पे डिपेंड करता है? आवृत्ति पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आवृत्ति उतना ज़्यादा पिच और उतनी ही पतली आवाज़ होगी। जितनी कम आवृत्ति उतनी कम क्या होगी दोस्तों? पिच, और उतनी ही मोटी आवाज़ होगी। ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों हमिंग ऑफ मॉस्किटो हैज हाई पिच बट लो लाउडनेस, वाइल रोर ऑफ लोएन हैज हाई लाउडनेस बट लो पिच। दोस्तों अगर एक मच्छर बिनबिनाहट करता है कानों में तो आपको बहुत ही बुरा लगता होगा, क्योंकि उसकी जो पिच है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और पिच क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। अब मच्छर की दोस्तों पिच तो ज़्यादा है लेकिन लाउडनेस कम होती है। आवाज़ मतलब जब पास आता है मच्छर तभी सुनाई देता है, दूर से नहीं सुनाई देता। लेकिन जब सुनाई देता है तो पास से उसकी पिच बहुत ही ज़्यादा होती है और बहुत ही बुरा लगता है जब कान के पास वो बिनबिनाहट करता है। लेकिन दोस्तों अगर लोएन की बात करें, उसकी आवाज़ दोस्तों लाउड तो पूरी होती है, लाउडनेस तो उसकी ज़्यादा होती है शेर की, यानी बहुत ही भारी आवाज़ होती है। पिच क्या होती है दोस्तों? कम होती है। और वो आवाज़ कैसी होती है दोस्तों? मोटी होती है। तो पिच कम होती है लेकिन लाउडनेस ज़्यादा। और मच्छर में दोस्तों लाउडनेस तो कम होती है लेकिन पिच बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पिच क्या होती है और लाउडनेस क्या होती है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरा जो अभिलक्षण है, इसका गुण है, वो है क्वालिटी, जिसको गुणता कहते हैं। क्वालिटी यानी गुणता। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिफरेंशिएट बिटवीन टू साउंड्स इज नोन एज क्वालिटी ऑफ साउंड। तो क्वालिटी से भी दोस्तों दो साउंड्स के बीच में हम क्या कर सकते हैं? डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। गाय के द्वारा उत्पन्न विभिन्न ध्वनियों में गुणता के आधार पर विभेद किया जा सकता है। दोस्तों जो सिंगर्स हैं, जो गाना गाते हैं, तो उनकी जो क्वालिटी है गाना गाने की, उसके आधार पर आप दो साउंड्स को क्या कर सकते हो? डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो मेन आपको लाउडनेस और पिच तो पता ही होना चाहिए, और तीसरा गुण दोस्तों क्वालिटी है, ये भी पता होना चाहिए। लाउडनेस में आपको पता है लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। और क्वालिटी दोस्तों किन्हीं भी दो साउंड्स के बीच में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अभी अच्छी आवाज़ है या अच्छी नहीं है, क्वालिटी। अब उसके बाद है दोस्तों श्रव्यता की परिसीमा, ये भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है। रेंज ऑफ हियरिंग। दोस्तों रेंज ऑफ हियरिंग में 3 रेंजेस हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है ऑडिबल यानी साउंड वेव्स, जिसे हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। दूसरा है इनऑडिबल यानी इंफ्रासोनिक, और तीसरा है दोस्तों अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य तरंगे। इससे भी दोस्तों क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो क्या होता है दोस्तों ऑडिबल रेंज, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। द फ्रीक्वेंसी which lies between the range of 20 Hz to 20,000 Hz are called audible or sound waves. These waves are sensitive to human ears. दोस्तों वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज प्रास की होती है श्रव्य तरंगे कहलाती हैं, और ये तरंगे मानव करने के लिए संवेदनशील होती हैं। दोस्तों ऑडिबल यानी श्रव्य, जिनको हम सुन सकते हैं, जिनको मानव कान है जो सुन सकता है, उनको हम ऑडिबल वेव्स यानी साउंड वेव्स कहते हैं, और श्रव्य तरंगे हिंदी में कहते हैं। और बात करें दोस्तों इनकी फ्रीक्वेंसी की, इनकी फ्रीक्वेंसी आपको याद रखना है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आ जाता है ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी से। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की इनकी दोस्तों फ्रीक्वेंसी होती है, आपको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों इनऑडिबल। तो इनऑडिबल जिसको हम सुन नहीं सकते, और इनको दोस्तों इंफ्रासोनिक वेव्स भी बोलते हैं, अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे यानी कि इंफ्रासोनिक। अब दोस्तों ये कौन सी होती है? द वेव फ्रीक्वेंसी विच फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स, यानी ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी वाली जितनी भी वेव्स हैं दोस्तों, उनको हम इंफ्रासोनिक यानी इनऑडिबल वेव्स बोलते हैं। और दोस्तों द वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स बिगर सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनोज। तो ये किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है दोस्तों? जो भूकंप आते हैं दोस्तों, ज्वालामुखी होता है, समुद्री तरंगे होती हैं, या हाथियों और व्हेल के द्वारा भी दोस्तों जो उत्पन्न की जाती हैं, वो कौन सी होती हैं? इनऑडिबल होती हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स होती हैं। ये भी आपको पहला तो यही याद रखना है कि इनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। दूसरा आपको याद रखना है कि कौन कौन इसे प्रोड्यूस करते हैं। अर्थक्वेक से प्रोड्यूस होती है, वोल्केनो इरप्शन ज्वालामुखी के उद्गम से, ओशियन वेव्स समुद्री तरंगे होती हैं, वो भी क्या होती है दोस्तों? इनऑडिबल इंफ्रासोनिक होती हैं। और जो एलिफेंट्स और वेल्स हैं, डॉल्फिन वेल होगी मछली, और हाथी हैं दोस्तों, वो भी कौन सी तरंगे उत्पन्न करते हैं? अवश्रव्य तरंगे यानी कि इंफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, भी आपको याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव्स।
यानी पराश्रव्य तरंगे। अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य, अल्ट्रा इंफ्रा मतलब कम थी दोस्तों 20 से, और अल्ट्रा दोस्तों 20,000 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं उनको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट दीज वेव्स। और दोस्तों ह्यूमन जो ईयर है, हमारा कान है, वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता। हमारा कान किसको सुनता है? सिर्फ ऑडिबल को सुनता है 20 से 20,000 तक की को, और 20,000 से ज़्यादा होगी तो इसको जो ह्यूमन ईयर है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। बट सर्टेन क्रिएचर्स लाइक डॉग, कैट, बैट, मॉस्किटो कैन डिटेक्ट दीज वेव्स। लेकिन दोस्तों जो मतलब कुछ ऐसे जानवर भी हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, बैट हो गया। बैट यानी दोस्तों आपको पता होगा जो बैट होता है, और क्या कहते हैं, मॉस्किटो होता है यानी कि मच्छर, और बहुत सारे अन्य जानवर भी हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हमारा कान है, ह्यूमन बींग्स हैं, हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको याद रखनी है, 20,000 से ज़्यादा होती है। और कौन कौन इनको डिटेक्ट कर लेते हैं? एनिमल्स डिटेक्ट कर लेते हैं। और एक बात आपको याद रखनी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, जो बैट होता है चमगादड़, नॉट ओनली डिटेक्ट बट आल्सो प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये दोस्तों सिर्फ इसे डिटेक्ट ही नहीं करता बल्कि खुद भी अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं जो वो 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा की होती हैं, और हमारा कान है इनको क्या नहीं करता, डिटेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन डॉग, कैट, बैट, मॉस्किटो वगैरह ये इनको डिटेक्ट कर लेते हैं। और बैट दोस्तों क्या करता है, इसको प्रोड्यूस भी कर लेता है। तो इसको हम पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, और इनका यूज किया जाता है दोस्तों सोनार विधि में। आगे हम इसके यूज पढ़ने वाले हैं तो उसमें पढ़ेंगे कि किसके क्या क्या यूज हैं। अल्ट्रासाउंड वेव के दोस्तों क्या क्या यूज है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों फॉर सेंडिंग सिग्नल्स, यानी संकेत प्रेषित करने के लिए। दोस्तों जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं सिग्नल सेंड करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। उसके बाद है फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई मापने के लिए भी दोस्तों हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, एरोप्लेन्स एंड मशीनरी पार्ट्स ऑफ क्लोक्स, दोस्तों कपड़े हो गए, एरोप्लेन्स वायुयान हो गए, और जो मशीनरी पार्ट होते हैं क्लोक्स के, घड़ियों के कुछ यांत्रिक पुर्जे हैं, उनको साफ करने के लिए भी पराश्रव्य तरंगों का यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद दोस्तों फॉर रिमूविंग लैंप शूट फ्रॉम द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज, कारखानों की चिमनी से लैंप शूट हटाने के लिए भी दोस्तों इनका यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों सफाई में इसका यूज़ कैसे होता है, आपको पता है, अगर वेव्स हैं तो वेव्स कब जनरेट होती है, साउंड वेव जब वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन की वजह से दोस्तों कोई भी जो मतलब मान लो दोस्तों आप चादर झाड़ते हो, जो बिछाई है दोस्तों आप उसको झाड़ते हो, तो झाड़ने से उसमें क्या है दोस्तों, वेव जनरेट होती है, कंपन होती है। जब उसको आप हिलाते हो तो कंपन की वजह से दोस्तों जो उस पर पार्टिकल होते हैं उनमें भी कंपन होती है, और वो वहाँ से अलग हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों कंपन पैदा करके जो वायुयान, कपड़े वगैरह इनको साफ किया जाता है, और कारखानों की चिमनी से जो लैंप शूट है वो भी हटाया जाता है इनकी वजह से। उसके बाद है दोस्तों तरल से कीटाणुओं को खत्म करने के लिए इन स्टरलाइजिंग ए लिक्विड, यानी दोस्तों जो तरल होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, उनमें अगर कीटाणु है तो अल्ट्रासाउंड वेव्स की वजह से उनको भी मतलब खत्म किया जाता है, उनको भी मारने के काम आती हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी में भी इसका यूज़ किया जाता है। और दोस्तों सोनार में, सोनार की फुल फॉर्म होती है दोस्तों साउंड नेविगेशन रेंजिंग, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, तो सोनार की ये फुल फॉर्म होती है, ये भी आपको याद रखनी है। सोनार में भी दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है नेविगेशन में। अब दोस्तों एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है सोनोमीटर, एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है सोनोमीटर। तो सोनोमीटर क्या होता है दोस्तों, सोनोमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, जिसका उपयोग वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के व्यवहार का अध्ययन के लिए किया जाता है। यानी दोस्तों वाइब्रेशंस है, साउंड है, तो इसका स्टडी करने के लिए डिवाइस यूज किया जाता है जिसको हम सोनोमीटर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों नॉइज एंड म्यूजिक में क्या डिफरेंस है, शोर क्या होता है, संगीत क्या होता है। वैसे तो आपको पता है इन अवर डेली लाइफ वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, सम ऑफ दीज आर अनप्लीजेंट टू हियर, द अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज, ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, रनिंग ऑफ मिक्सचर एंड ग्राइंडर आर एग्जाम्पल ऑफ नॉइज। तो दोस्तों हम दैनिक जीवन में बहुत सारी ध्वनियाँ सुनते हैं, बहुत सारे क्या है आवाज़ें सुनते हैं, और इन ध्वनियों में कुछ ध्वनियाँ क्या है दोस्तों अप्रिय लगती हैं, यानी कुछ ऐसी होती है जो हमें सुनने में क्या है अच्छी नहीं लगती, अनप्लीजेंट होती है, यानी कि अप्रिय होती है, अच्छी नहीं लगती। तो इन अप्रिय ध्वनियों को, अनप्लीजेंट साउंड को हम शोर कहते हैं। तो शोर हम उस ध्वनि को कहेंगे जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगेगी। जैसे दोस्तों जो गाड़ियाँ चलती हैं सड़क पे, बार बार उनके हॉर्न बजते हैं, उनकी आवाज़ आती है तो हमें अच्छा नहीं लगता। पटाखों की ध्वनियाँ बार बार बजेगी तो हमें अच्छी नहीं लगती। ऐसे दोस्तों कुछ मशीनें चलती हैं, ग्राइंडर मशीनें होगी, मिक्सर होगी, ये चक्की की ध्वनि
ध्वनि है वो भी क्या है दोस्तों हमें अच्छी नहीं लगती, वो शोर कहलाती हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगती। अब जैसे कक्षा में बच्चे बातें करते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं और शोर मतलब टीचर को क्या है दोस्तों अच्छा नहीं लगता, टीचर को क्या है दोस्तों किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और दोस्तों एक होता है म्यूजिक। ऑन द अदर हैंड सम साउंड्स आर प्लीजेंट, दूसरी तरफ कुछ क्या है दोस्तों ध्वनियाँ जो क्या होती हैं प्रिय होती हैं, अच्छी लगती हैं। दीज साउंड्स विच आर प्लेजेंट टू हियर आर कॉल्ड म्यूजिकल साउंड्स और म्यूजिक। और इन्हीं साउंड्स को जो अच्छी लगती हैं सुनने में, इनको हम क्या कहते हैं म्यूजिक कहते हैं, यानी कि संगीत कहते हैं। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो ए म्यूजिकल साउंड। और दोस्तों जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अलग अलग, उनके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस की जाती है वो भी क्या है एक म्यूजिकल साउंड होती है, वो भी अच्छी लगती है, उसको भी हम म्यूजिक कहेंगे। तो ऐसी ध्वनियाँ जो सुनने में अच्छी लगती है वो संगीत कहलाती हैं, लेकिन जो सुनने में क्या है दोस्तों अप्रिय लगती है, अनप्लीजेंट होती हैं, उनको हम शोर कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पोल्यूशन की। द प्रेजेंस ऑफ लाउड अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड्स इन आवर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन। दोस्तों नॉइज पोल्यूशन किससे होता है, जो हमारे आसपास वातावरण में बहुत ही ज़्यादा लाउड या फिर अनवांटेड यानी कि अवांछित, जो जिसकी जरूरत ना हो, और डिस्टर्बिंग साउंड जिससे डिस्टर्ब होते हो, ऐसी साउंड अगर हमारे आसपास होगी, हमारे एनवायरनमेंट में होगी, तो इससे क्या होगा दोस्तों नॉइज पोल्यूशन होगा। क्या होगा दोस्तों नॉइज पोल्यूशन। जैसे दोस्तों टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम, अगर टेलीविजन्स को बहुत ही हाई मतलब वॉल्यूम पे चलाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करके, जो रसोई में कुछ क्या चलते हैं दोस्तों उपकरण चलाए जाते हैं, मिक्सर ग्राइंडर वगैरह या और भी, या फिर दोस्तों कूलर वगैरह की आवाज़ आती है, एसी की आवाज़ आती है, या सड़क पे आपने देखा होगा हॉर्न वगैरह बजाते हैं, तो बेफालतू में बजाते हैं, अच्छी नहीं लगती ये चीज़ें, जिससे क्या होता है दोस्तों ध्वनि प्रदूषण होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है। अब दोस्तों नॉइज पोल्यूशन के बहुत सारे दोस्तों नुकसान भी हैं, इससे बहुत सारी मतलब सबसे पहले तो दोस्तों हेडेक यानी कि क्या होता है दोस्तों सिर में दर्द, एक इसका नुकसान है, और चिंता वगैरह होती है, बहुत सारी दोस्तों इससे प्रॉब्लम भी होती है, हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण के नुकसान भी बहुत हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे मानव कर्ण यानी कि ह्यूमन ईयर के बारे में। ह्यूमन ईयर के बारे में दोस्तों थोड़ा पढ़ेंगे। द ईयर are sense organs which help us in hearing sound. It allows us to convert pressure vibrations in air with audible frequency into electrical signal which travel to brain by auditory nerve। तो दोस्तों कान क्या है, कान क्या है दोस्तों सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि हमें सुनने में हेल्प करते हैं। और क्या चक्कर होता है दोस्तों कैसे हम किसी भी आवाज़ को सुन पाते हैं, क्योंकि आवाज़ क्या है एक साउंड क्या है फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। तो वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हुई एनर्जी हमारे कानों तक पहुंचती है और हम उसको सुन पाते हैं और समझ पाते हैं ऐसा कैसे होता है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है जो कान क्या है हमारे, इसी की वजह से हम सुन पाते हैं। इट अलोज अस टू कन्वर्ट प्रेशर वाइब्रेशंस इन एयर विद ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। कान क्या करता है दोस्तों, जो भी वाइब्रेशंस आती हैं उन वाइब्रेशंस को वो हमारे कान में एंटर करती हैं, उन वाइब्रेशंस को दोस्तों क्या है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में मतलब कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं दिमाग में। और किसके थ्रू पहुंचते हैं दोस्तों, ऑडिटरी नर्व, कुछ नर्व्स होती हैं इनके थ्रू हमारे दिमाग में पहुंचते हैं, और फिर हम उसको समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, जो भी आवाज़ आती है उसका मतलब क्या है, तो इस प्रकार हमें सुनाई देता है। अब थोड़ा सा दोस्तों हम मानव कान की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ईयर में दोस्तों 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, आउटर ईयर यानी बाह्यकर्ण, मिडिल ईयर यानी मध्यकर्ण, और इनर ईयर यानी कि आंतरिक कर्ण। तो यहाँ तक का जो आपको बाहर दिखाई देता है दोस्तों एरिया, मतलब बाहर देखने से जो दिखता है हमारा कान दिखता है, वो हमारा आउटर ईयर कहलाता है। उसके बाद दोस्तों बीच में यहाँ पे इतना पार्ट वो मिडिल ईयर कहलाता है, और फिर आगे का जो पार्ट है उसको हम इनर ईयर यानी कि अंतःकरण कहते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे इसके मतलब पार्ट्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा हमें जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला दोस्तों जो बाहर होता है जो हमारा जो कनपट्टी कहते हैं, जिसको इसको कर्ण पल्लव या फिर पिन्ना कहते हैं, इंग्लिश में पिन्ना और हिंदी में दोस्तों इसको कर्ण पल्लव कहते हैं। उसके नीचे दोस्तों हैमर, यहाँ पे दोस्तों ये क्या होता है हैमर होता है। आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपके बुक में दोस्तों एक डायग्राम बना है एनसीईआरटी में, आप वहाँ पे भी इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे हैमर होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों बहुत सारे इसके पार्ट हैं, लेकिन मेन आपको पता होना चाहिए आउटर पार्ट ये बाहर वाला, और फिर मिडिल पार्ट में सिस्टम होता है, और फिर एक इनर पार्ट होता है जहाँ से दोस्तों ऑडिटरी कैनल, जो अभी आपको बताया था ऑडिटरी नर्व है जिसके थ्रू दिमाग में सिग्नल पहुँचते हैं, फिर वो होती है। अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग और इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। आउटर ईयर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड पार्ट पिन्ना, ईयर कैनल, ए थिन इलास्टिक सर्कुलर मेम्ब्रेन एंड ईयर ड्रम। अब आउटर ईयर है दोस्तों बाहर में, उसका क्या होता है, एक तो सबसे पहले जो कनपट्टी होती है पिन्ना वो होती है, फिर उसमें दोस्तों एक कैनल होती है, यानी कि एक अंदर की तरफ क्या है दोस्तों एक
कैनल सी मतलब जाती है, और वहाँ पे एक ईयर ड्रम भी लगा होता है, एक सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है जिसको ईयर ड्रम कहते हैं, एक मेम्ब्रेन होती है, उसी पे अगर कोई साउंड पड़ती है तो उसमें वाइब्रेशन होती है, उसी वाइब्रेशन से फिर जो सिग्नल जाते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है वाइब्रेशन, और फिर दिमाग तक जाती है ऑडिटरी नर्व के द्वारा। तो क्या होती है दोस्तों, आउटर ईयर कान का वह भाग जिसे हम कर्ण के बाहरी सिरे पर देखते हैं। तो कान का दोस्तों वह भाग जो आपको बाहर से दिखाई देता है, बाह्य कर्ण कर्ण पल्लव कहलाता है। यह परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है। एकत्रित ध्वनि स्वर्ण नलियों से गुजरती है। स्वर्ण नलियों के सिरे से एक पतली झिल्ली होती है जिसे कर्णपट्टा या कर्णपट्टा झिल्ली कहते हैं। तो वही बात है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कान का बाहर वाला भाग होता है जिसे हम आउटर ईयर कहते हैं। ये इसके दोस्तों क्या होता है, इसमें से जो ध्वनि है कान में प्रवेश करती है, और फिर वो जो नली बताई थी मैंने आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से कान में ध्वनि प्रवेश करती है, और जो ये नली है इससे होते हुए आगे की तरफ जाती है। और फिर आगे क्या है दोस्तों, एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, ड्रम। यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, यहाँ पे वो ध्वनि टकराती है और वाइब्रेशंस होती हैं, और उससे सिग्नल बनते हैं। फिर वो सिग्नल दोस्तों ऑडिटरी कैनल की मदद से कहाँ पे जाते हैं, दिमाग तक पहुँचते हैं। उसके बाद दोस्तों मिडिल ईयर, मध्य कर्ण। इट कंजिस्ट ऑफ 3 बोन्स, हैमर, एनविल और स्टिरअप। इसमें दोस्तों मिडिल ईयर में क्या है, 3 बोन्स होती है, 3 हड्डियां होती हैं। हैमर, एक का नाम हैमर, एक का एनविल और एक स्टिरअप, विच आर कनेक्टेड टू विच विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो 3 हड्डियां दोस्तों हिंदी में क्या कहेंगे, मुग्धरक, निहाई, वल्यक। तो 3 हड्डियां दोस्तों मुग्धरक, निहाई और वल्यक, जो कि मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती हैं। ये हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ये कर्णपटह के कंपनों को कई गुना बढ़ा देती हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जो मतलब अंदर जो मेम्ब्रेन होती है कर्णपटह, इस पे जो वाइब्रेशंस पड़ती हैं, उन वाइब्रेशंस को दोस्तों ये हड्डियां बढ़ा देती हैं। क्या कर देती हैं, उनकी जो कंपन है उनको कई गुना बढ़ा देती हैं। अब जितनी ज़्यादा कंपन होगी उतना अच्छा जो सिग्नल आगे जाएगा ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू, और हमारा दिमाग उसको सेंस कर पाएगा। इसके बाद मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाली इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण तक संचारित कर देता है। फिर दोस्तों जो मिडिल ईयर का क्या काम होता है, जो वाइब्रेशंस आई बाहर से, उसका जो वाइब्रेशंस है उनको बढ़ा दिया, और फिर इन वाइब्रेशंस को दोस्तों जो आंतरिक कान है, इनर ईयर है, वहाँ तक पहुँचा दिया जाता है। फिर इनर ईयर में आते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, इट हैज़ कोइल्ड ट्यूब कोक्लिया, द साइड ऑफ कोक्लिया इज कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व गोइंग इनटू द ब्रेन। आंतरिक उस कर्ण में जाते हैं तो एक घुमावदार नलिका होती है जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कर्णावृत्ति यानी कि कोक्लिया कहते हैं। इसका एक भाग मध्य कर्ण से, दूसरा भाग मस्तिष्क से जुड़ा होता है। जो इनर है दोस्तों, इनर ईयर मैंने बताया था सबसे पहले आउटर, फिर इनर, फिर मिडल, फिर इनर। इनर है दोस्तों एक तो कहाँ से जुड़ा होता है, वो मिडल से जुड़ा होता है, और दूसरा जो इसका पार्ट है वो ब्रेन से जुड़ा होता है। तो आउटर से दोस्तों सिग्नल आए, और यहाँ पे जो ड्रम लगा था, मेम्ब्रेन लगी तो उस पर वाइब्रेशन हुई। मिडिल ईयर में क्या काम हुआ, जो हड्डियाँ यहाँ पे 3 जुड़ी होती हैं वो वाइब्रेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, और फिर आगे जो वाइब्रेशंस हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे इनर में भेज देते हैं, इनर कर्ण में यानी कि आंतरिक कर्ण में भेज देती हैं। और ये कर्ण दोस्तों आगे किससे जुड़ा होता है, ब्रेन से। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो सिग्नल्स हैं आगे ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं, और ब्रेन दोस्तों उनको क्या करता है, समझता है। तो इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, इन विद्युत संकेतों को श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। मस्तिष्क इनकी ध्वनियों के रूप में व्याख्या करता है। तो माइंड तक, मतलब मस्तिष्क तक ये क्या है दोस्तों, मतलब सिग्नल्स हैं वो चले जाते हैं, और फिर माइंड क्या करता है दोस्तों, इनको जो ध्वनियाँ, जो सिग्नल्स आए उनको मतलब समझता है कि वो उनका मतलब क्या है। तो इस प्रकार दोस्तों कान हमारा क्या है, काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों यहाँ से आवाज़ आती है, सिग्नल्स आते हैं, तो यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है इस पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। तो ये 3 हड्डियाँ हैं दोस्तों, यहाँ पे निहाई, ये रही मुद्रक और वल्यक, ये 3 हड्डियाँ दोस्तों, ये क्या करते हैं, जो यहाँ पे वाइब्रेशन होती हैं उसकी संख्या को बढ़ा देती हैं, यानी वाइब्रेशंस को बढ़ा देती हैं। फिर जो वाइब्रेशंस है दोस्तों वो यहाँ पे मतलब इस पूरे जो सिस्टम लगा है दोस्तों, इसके थ्रू यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये स्पाइरल लगा हुआ है दोस्तों, जो स्पाइरल है दोस्तों, ये यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कर्णावृत्ति, ये वाला दोस्तों। तो जो वाइब्रेशंस आती है दोस्तों इसके थ्रू यहाँ पे जाती हैं, और यहाँ पे एक तंत्र लगा होता है दोस्तों, श्रवण तंत्रिका। तो इसके थ्रू दोस्तों फिर इनर, मतलब जो इनर
हमारा ईयर है, अंतःकरण उसमें प्रवेश करती हैं और फिर जो ऑडिटरी नर्व होती है दोस्तों उसके थ्रू कहाँ पे ब्रेन के पास जो सिग्नल पहुंच जाते हैं और ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचते हैं तो वो ध्वनियों को दोस्तों ब्रेन है वो डिकोड करके बताता है कि उसका मतलब क्या है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा कान काम करता है। अब दोस्तों एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले दोस्तों साउंड के बारे में पढ़ा। साउंड कहती है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी थी जो कि वाइब्रेशन के द्वारा प्रोड्यूस होती है और इसका प्रोपोगेशन पढ़ा। ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में क्या है दोस्तों प्रोपोगेट कर सकती है, संचरण कर सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों निर्वात, वैक्यूम में नहीं चलती, इसको संचरण के लिए मीडियम की जरूरत होती है। फिर हमने दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ टर्म पढ़ी जिसमें एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा और टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको अच्छे से कर लेने हैं। फिर हमने इनके बीच में रिलेशन पढ़ा कि टाइम पीरियड दोस्तों फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। फिर हमने दोस्तों इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े साउंड के, जिसमें दोस्तों आपने 3 पढ़े थे जो कि आपको याद होने चाहिए। फिर हमने परिसीमा रेंज ऑफ हियरिंग पढ़ी, 3 पढ़ी दोस्तों। इसमें भी एक तो 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक और 20 से 20,000 के बीच में दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑडिबल साउंड। और फिर अल्ट्रा पढ़ा 20,000 से ऊपर की। उसके बाद दोस्तों जो अल्ट्रासाउंड है उसके यूजेस पढ़े, सोनार में इसका यूज होता है। शोर और संगीत के बारे में पढ़ने में क्या डिफरेंस है। ध्वनि प्रदूषण पढ़ा, मानवकरण के बारे में पढ़ा और इसकी संरचना और कार्यविधि के बारे में पढ़ा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों जो हमने इस चैप्टर में पढ़े, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और जितने भी आपके साथी हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।